नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो होम लोन लेता है। और मेरे अपने बैंकिंग कैरियर में मैंने ये पाया है कि 100 में से जो 10 लोग होते हैं, उनके जो है होम लोन के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते और लास्ट मोमेंट में वो बहुत ज़्यादा मेंटली हरास होते हैं। यानी बैंक आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है और वो डॉक्यूमेंट आप टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि उस समय जो है आपको सेलर को पेमेंट करनी होती है और टाइम बहुत कम रह गया होता है, तो आपको काफ़ी मेंटल प्रेशर में गुजरना पड़ता है। हालाँकि देखिए, जो होम लोन है वो आपका हो ही जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, यदि आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसके डॉक्यूमेंट कहीं न कहीं तो होंगे, लेकिन उस टाइम के अंदर उसको अरेंज करने में आपको बहुत सा मेंटल प्रेशर सहना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो लास्ट मोमेंट पे चाहिए होते हैं, उन्हें विस्तार से बताया है। और यदि आपने ये वीडियो देखा है तो नेक्स्ट टाइम या कभी भी आप होम लोन लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो जो डॉक्यूमेंट है अरेंज कर लिए होंगे और जब बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को बैंक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि होम लोन के लिए आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चल सकता है, जैसे पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब आते हैं प्रूफ ऑफ एज। यानी होम लोन लेने के लिए आपको अपनी जो आयु है, उसका कोई ना कोई प्रूफ देना होता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना एज ऑफ प्रूफ दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट। वहीं बैंक पासबुक में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो भी आप दे सकते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो वहीं होम लोन लेने के लिए हमें चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। यानी इनमें से आपकी बैंक पासबुक जहाँ पे आप रह रहे हैं उसमें आपका एड्रेस आ रहा है, या वोटर आईडी, या राशन कार्ड, या आपका पासपोर्ट, या आपके यूटिलिटी बिल जिसमें टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या गैस बिल हो। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि टेलीफोन बिल आपका पोस्ट पेड होना चाहिए, ना कि प्रीपेड। वहीं आपके आते हैं एलआईसी पॉलिसी रिसीट, लेटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी वेरीफाइंग द कस्टमर एड्रेस। यानी कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है, यदि वो लेटर हेड पे आपका एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं तो वो भी आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं होम लोन के लिए प्रूफ ऑफ इनकम। यानी आपको कहीं ना कहीं लोन लेने के लिए अपना प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ता है। तो सैलरीड क्लास के लिए जो आपका प्रूफ ऑफ इनकम है वो है फॉर्म 16। आपकी जो पेइंग स्लिप है वो लास्ट 3 मंथ्स की पेइंग स्लिप, आपकी आईटी रिटर्न पिछले 3 सालों की, और यदि आपको जहां आप काम करते हैं वहां कम 1 साल से कम अवधि हुई है, तो उस केस में जो बैंक है या एनबीएफसी से आपसे आपका कॉन्टैक्ट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर भी मांग सकती है। वहीं दोस्तों, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम में अपने 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देनी है और आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देनी है जो सीए से अटेस्टेड हो। वहीं बिजनेस लाइसेंस में आप कोई भी चीज दे सकते हैं। इसके साथ यदि आप डॉक्टर या कंसल्टेंट है तो फिर आपको एक लाइसेंस इशू होता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस का, तो आपको उस लाइसेंस की कॉपी भी देनी है। इसके साथ जो सर्टिफिकेट एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे शॉप, फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है, उसकी आप कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ है वो देना है। आपके बिजनेस एड्रेस प्रूफ में आपका कोई भी यूटिलिटी बिल आ सकता है, आपके करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आ सकती है, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपका बिजनेस एड्रेस आ रहा है वो आप एज अ बिजनेस प्रूफ दे सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको देना होता है बिजनेस प्रोफाइल। देखिए, बिजनेस प्रोफाइल कुछ नहीं है, वो आपके लेटर हेड पे एक इन्फॉर्मेशन होती है कि आप जिस चीज का काम कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, ताकि बैंक आपको अच्छी तरह समझ सके। उस लेटर हेड में आपके पूरे बिजनेस की जानकारी होती है कि आप क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, या आपका रिटेल का बिजनेस है।
देखिए, इसके साथ आपको देना होता है फॉर्म 26 एएस। देखिए, फॉर्म 26 एएस इनकम टैक्स की साइट से निकलता है और आप अपनी इनकम टैक्स की आईडी से इसको निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों, कंपनी के केस में हमें डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होती है कि उनके पास आज की डेट में कितने शेयर हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है सीए या सीएस सर्टिफाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म के केस में हमको जो है पार्टनरशिप डीड की कॉपी चाहिए होती है। वहीं कंपनी के केस में हमको मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए होती है। अब दोस्तों आते हैं हम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे। यानी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यदि आप बिल्ड अप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, देखिए जब भी आप बिल्ड अप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हमको चाहिए होती है सबसे पहले टाइटल डीड। देखिए, टाइटल डीड को आप रजिस्ट्री की कॉपी भी कह सकते हैं। यानी रजिस्ट्री की कॉपी यदि 13 साल पुरानी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वहीं यदि ये रजिस्ट्री अभी 3 या 4 साल पहले हुई है तो फिर हमें इसकी कंप्लीट चेंज चाहिए। यानी हमें 13 इयर्स की कंप्लीट जो है चेंज चाहिए होती है। यानी उससे पहले की जो रजिस्ट्री है उसकी भी हमें फोटोकॉपी चाहिए होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, उसके आगे वो 4 या 5 लोगों को बेचा जाता है। तो उस केस में हमको जो है ओरिजिनल जो रजिस्ट्री होती है पुरानी, वो नहीं मिल पाती। तो उस केस में हमको जो है वो फोटोकॉपी चाहिए होती है पुरानी रजिस्ट्री की। दोस्तों, इसके साथ चाहिए होता है हमको भारमुक्त, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ नॉन इनकम्बरेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो है सेल एग्रीमेंट, यानी जिसको लोकल लैंग्वेज में हम बयाना भी कहते हैं। तो बयाने की जो कॉपी है वो हमें चाहिए होती है। दोस्तों, इसके साथ हमें अप्रूव्ड मैप चाहिए होता है। यानी जिस भी लोकल अथॉरिटी में आप हाउस परचेज कर रहे हैं, वो लोकल अथॉरिटी उस मैप को अप्रूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका घर एमसी में है तो जो मैप है उस पर ईओ के सिग्नेचर होंगी। दोस्तों, इसके साथ जो भी हाउस सेलर को आपने पेमेंट की है उसकी हमें रिसीट चाहिए होती है। और जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसमें जो भी आपने लेटेस्ट टैक्सेस पे किए हुए हैं उन सब की कॉपी चाहिए होती है। अब दोस्तों आते हैं कि प्लॉट परचेज के केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखिए, प्लॉट परचेज के केस में जो आपने बिल्डअप के केस में डॉक्यूमेंट लिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। जैसे टाइटल डीड होगी, भार मुक्त हो गया, कॉपी ऑफ सेल एग्रीमेंट होगी, आपका जो मैप है अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटीज हो गया, और जो आपने इनिशियल पेमेंट जो है प्लॉट सेलर को की है उसकी रिसीट होगी। बट इसके अलावा भी 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। जैसे एक तो जो आपने प्लॉट परचेज किया है उसमें जो एस्टिमेट है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, वो आपको आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर अपने लेटरहेड पे लिख के देगा। और दूसरा, आपसे एक डिक्लेरेशन ली जाती है बैंक द्वारा कि जो आपने प्लॉट परचेज किया है उसमें आप इस एक खास डेट तक अपना जो है घर कंस्ट्रक्ट कर लोगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि आप उस डेट तक अपना घर कंस्ट्रक्ट नहीं करते तो उस डेट के बाद से आपको जो है पीनल चार्जेस, आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट पे जो पीनल चार्जेस या पीनल इंटरेस्ट रेट जिसे कहा जाता है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि यदि आप किसी सोसाइटी में फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, जब आप फ्लैट परचेज करते हैं तो उसमें कई सिचुएशन हो सकती है। जैसे कई बार आप जो फ्लैट होते हैं वो बिल्डर से परचेज करते हैं डायरेक्ट। कई बार क्या होता है, जो फ्लैट होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और वो सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट इशू करती हैं। तो उस केस में आपको जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चाहिए होता है। यदि आप बिल्डर से परचेज कर रहे हैं तो आपको चाहिए होता है सेल एग्रीमेंट। वहीं यदि आप रीसेल में परचेज कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति से परचेज कर रहे हैं जिसने ऑलरेडी बिल्डर से परचेज किया हुआ था और उस व्यक्ति ने अपने नाम पे वो रजिस्ट्री करवा के रखी हुई है, तो उस केस में आपको जो है उस रजिस्ट्री कॉपी यानी टाइटल डीड की कॉपी चाहिए होगी। इसके साथ दोस्तों आपको वो सारी रिसीट चाहिए होती है, जैसे जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी जो टैक्सेस पे किए हैं उनकी रिसीट होगी, सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन हो गया, और जो रेवेन्यू अथॉरिटी से वो जो प्रॉपर्टी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको चाहिए होता है अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम सोसाइटी, हाउसिंग बोर्ड या प्राइवेट बिल्डर। यानी जो भी केस आपका है उस केस में आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है। इसके साथ दोस्तों आपको चाहिए होती है जो भी आपने एडवांस पेमेंट फ्लैट परचेज के लिए दी है उसकी रिसीट चाहिए होती है। आपको जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान यानी जो फ्लोर वाइज प्लान होता है
उसकी कॉपी चाहिए होती है, आपको एनओसी चाहिए होती है बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी से रीसेल में परचेज करते हैं, तो उस केस में उस व्यक्ति द्वारा यदि बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी को किसी भी कारणवश कुछ पेमेंटें पेंडिंग रह गई है, तो वो जो बिल्डर और सोसाइटी है उस फ्लैट के अगेंस्ट एनओसी अप्रूव नहीं करती। यानी वो एनओसी इश्यू नहीं करेगी और जब आप उसका पोज़ेशन लेंगे, तो वो जितना भी बकाया है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपने रीसेल में अपना जो फ्लैट परचेज़ करना है, तो हमेशा जो है एनओसी ज़रूर लें। इसके साथ दोस्तों हमें चाहिए होता है भारमुक्त यानी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों इसके अलावा भी बैंक द्वारा आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ ऑन कंट्रीब्यूशन यानी आप जो अपना पैसा देना है यानी जो मार्जिन मनी है, उसका आपको रजिस्ट्री से पहले प्रूफ देना पड़ सकता है। दोस्तों इसके साथ आपको वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, यदि आपके कोई लोन चल रहे हैं, तो जो लोन की ईएमआई जिन बैंक स्टेटमेंट से डेबिट होती है, उनकी स्टेटमेंट भी आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। इसके साथ दोस्तों आपको प्लेन पेपर पे जो डिटेल ऑफ ऑनगोइंग लोन यानी जो अभी आपके लोन चल रहे हैं उसमें कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है, आपकी कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, इस लोन का पर्पस क्या था और रिमेनिंग लोन टेन्योर यानी कितना वक्त इसमें रह गया है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ सकती है। दोस्तों इसके अलावा यदि सैंक्शनिंग अथॉरिटी जब आपका लोन अप्रूव कर रही है, तो उसके दौरान यदि उन्हें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को क्लैरिफ़ाई करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होम लोन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।